प्री 9th क्लास आपकी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है। हमारे पास चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिफोर गोइंग टू आवर टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट शेल एंड सब शेल कि शेल क्या होता है और सब शेल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक आपके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। अराउंड द न्यूक्लियस एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। दैट सर्कुलर पाथ इज नोन एज शेल। क्लियर? अब वो शेल आप लोग उन शेल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो KLMN, और वही शेल आपके पास क्या होता है एनर्जी लेवल भी हम उन्हें कहते हैं। दूसरी साइड पे वो कह रहे हैं कि सब शेल क्या होता है। नंबर ऑफ शेल जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है सब शेल, यानी कि उस शेल में जो सब शेल होते हैं उनका नंबर उतना ही होता है जो कि उसके शेल की nth वैल्यू होती है। सपोज अगर आप कहते हो कि K हमारे पास फर्स्ट शेल है, ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम ड्रॉ करते हैं। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम ड्रॉ करते हैं तो उनमें हमारे पास क्या है कि आपके पास उसमें हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ये इसका क्या है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपके पास क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। वो सर्कुलर पाथ आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सर्कुलर पाथ क्या है शेल है। ये हम क्या कह रहे हैं ये क्या है शेल है। सपोज ये आपके पास क्या है न्यूक्लियस है, ये आपके पास क्या है K शेल है। फर्स्ट शेल को हम K शेल का नाम देते हैं, सेकंड शेल को हम L शेल का नाम देते हैं, और थर्ड शेल को हम M शेल का नाम देते हैं। क्लियर? अब वो कह रहा है कि ये जो आपके पास क्या है कि शेल कौन कौन से नंबर ऑफ शेल आपके पास KLM है, ठीक है। अब हर शेल में हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह से अकोमोडेट करें, उसके लिए बोर एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक हमारे पास क्या था फार्मूला था 2n²। ये जो n है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ शेल को, या आप उसको अनदर वर्ड कह सकते हो nth वैल्यू ऑफ शेल, कि उस शेल की nth वैल्यू क्या है, ठीक है। सपोज आपके पास K जो है कौन सा शेल है फर्स्ट शेल है, इट्स मीन कि इसकी nth वैल्यू कितनी है 1 है। 2 into 1 का स्क्वायर, 2 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 नहीं, आपके पास कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इट्स मीन कि आपके पास जो K शेल है हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या है फॉर L शेल, L शेल में हम कितने
अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हम कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, in subshells is called electronic configuration। ठीक है, अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हो सब शेल्स में, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि आप इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल में किस तरह से अकोमोडेट करवाते हो। अब वो प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू अब वो प्रिंसिपल, मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास क्या है? एटम है, ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियस है, और ये उसके क्या है? शेल्स है। मैंने बताया था कि जितना शेल के न्यूक्लियस से, सॉरी एटम के न्यूक्लियस से शेल का जितना ज्यादा फासला होगा, ठीक है, उसका एनर्जी लेवल उसी लिहाज से इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, जितना उन शेल्स का न्यूक्लियस से फासला कम होगा, उनका एनर्जी लेवल उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। क्योंकि हम क्या कहते हैं? शेल को हम कहते हैं एनर्जी लेवल, और सब शेल्स को हम कहते हैं सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू अब वो प्रिंसिपल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे पहले जो है, जो लोएस्ट एनर्जी, जिस सब इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करते हैं, सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी सब शेल लेवल में। क्लियर? जैसे आपके पास सब शेल में एस पी डी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लोएस्ट एनर्जी लेवल जो है सब शेल का, उसको फिल करेंगे। एस को पहले फिल करेंगे, पी को हम बाद में करेंगे, डी को उससे नेक्स्ट में करेंगे। यानी कि सबसे पहले 2s फिल होगा, फिर 2p होगा, फिर 3s होगा, 3p होगा, फिर 3d होगा। ये आपके पास क्या है? इस तरीके से आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन्स को जो फिल करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे सब एनर्जी लेवल, लोअर सब एनर्जी लेवल। लोअर सब एनर्जी लेवल आपके पास क्या है? s, जैसे आपके पास 1s है पहले, फिर आपके पास 2s आएगा, 2p आएगा, फिर 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 3d, 4, ये इस तरह से आपके पास आएंगे। ठीक है, इट्स मीन के सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कौन से सब एनर्जी लेवल को फिल करेगा? लोअर एनर्जी लेवल को फिल करेगा, अकॉर्डिंग टू ऑफ वो प्रिंसिपल। आगे के आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम करते हैं? इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम दिया गया, सपोज आपके पास एटम है सोडियम। अब आपको पता है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हम क्या लेंगे? उसका अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर हम उन एटम्स की या उन एलिमेंट्स की क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमें जो एलिमेंट दिया गया वो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है?
कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोअर एनर्जी लेवल्स को फिल करेंगे, इसके बाद हम हायर एनर्जी लेवल्स को फिल करते जाएंगे। लोअर एनर्जी लेवल का पहला शेल, उसका सब शेल क्या है, एस है। दूसरा शेल, उसका सब शेल क्या है, एस और पी है। तीसरा शेल, उसका सब शेल क्या है, एस है। क्लियर हो गया? और हम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 18। अगर किसी एलिमेंट में 18 नहीं है या 8 से ज्यादा है या 8 से 18 से कम है, 18 से कम मीन्स अगर किसी के 16 है, 14 है, लेकिन उसमें 18 पूरे फॉल नहीं कर रहे, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, उस पैटर्न को फॉलो करेंगे कि जो पिछले शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको नेक्स्ट शेल में हम उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करवाएंगे। क्लियर हो गया? ये था हमारे पास कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग किस पे गए कि शेल क्या होता है और सब शेल क्या होता है। क्लियर? शेल और सब शेल के बाद हम लोगों ने बताया कि शेल में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट किस तरह से करते हैं और सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल जो होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और इलेक्ट्रॉन जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है किसी भी एलिमेंट में उसके सब शेल में, वो अकॉर्डिंग टू ऑफ-बूक प्रिंसिपल होती है। ऑफ-बूक प्रिंसिपल क्या होता है आपके पास कि सबसे पहले जो अरेंज करते हो इलेक्ट्रॉन्स को, वो आप इलेक्ट्रॉन को अरेंज करवाते हो किस में, जो लोअर एनर्जी सब शेल होता है उसमें अरेंज करवाते हैं। क्लियर? कल मैं आप लोगों को यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है और ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। ठीक है? और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कल फर्स्ट 10 एलिमेंट्स लेने, उन फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करने हैं। अगर आप ये ध्यान में रखना कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो वो हमेशा एटॉमिक नंबर को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं किससे, किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही आपके पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। कल हम लोग, मैं आपको एक टेबल बताऊंगी, वो टेबल आपको बताएगा, उस टेबल से आप लोगों ने याद करना है कि कौन सा सब शेल फर्स्ट पे आएगा, कौन सा सब शेल जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। यहाँ पे हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल मैं आपको टेबल सिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज। वी विल मीट अगेन टुमारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। हमारे पास टॉपिक आज का है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। प्रीवियस टॉपिक में आप लोगों को याद होगा कि हमने बात की थी सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो वो एक ऐसी फोर्स थी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स सेंटर मूव करवाती है, मरकज़ की तरफ हरकत करवाती है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ठीक है, अब उसी के बरअक्स जो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, ये आपके पास एक ऐसी ज़ाहिरी क़ुव्वत होती है, अपैरेंट फोर्स होती है, जो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट फेल्ट करेगी जब वो एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है, लेकिन देखेगी वो ये महसूस करेगी कि अपने मरकज़ से जो सेंट्रल पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, उससे आउटवर्डली वो मूव कर रही है। ठीक है, मतलब ये कि जो आपके पास मरकज़ होता है उससे बाहर की तरफ जो क़ुव्वत लग रही होती है वो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। आप लोगों ने अब इसके जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उस दिन आपको बताया था कि अगर आप लोगों ने एक स्टोन टाई किया थ्रेड के साथ और आप उसको मूव करवाते हैं, तो जैसे जैसे आप उसको तेज़ी के साथ घुमाएंगे तो आप कुछ ऐसा फ़ील करेंगे कि जो आप लोगों के पास इसमें स्टोन था, एक जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास एक्ट कर रही थी ना, वो स्टोन पे एक्ट करेगी। ठीक है, वो स्ट्रिंग के थ्रू।
जो कि उसको एक सर्कल के अंदर अंदर रखेगी। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमें पता है कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है लाजमी। तो लिहाजा जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स का जो हमें रिएक्शन यहाँ पे मिलेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की शक्ल में होगा, जो बेसिकली जो स्ट्रिंग जिसके साथ आपने उस स्टोन को टाई किया हुआ था, स्टोन चूँकि आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू एक्ट कर रहा है और टूवर्ड सेंटर मूव करेगा, जो स्ट्रिंग आप फील करेंगे आपको ऐसी सेंसेशन लगेगी कि जैसे वो रस्सी जो है वो बाहर की तरफ हरकत करती जा रही है। तो जो आउटवर्डली एक एक्ट होगा एक फोर्स का, वो आपके पास जो फोर्स है वो रिएक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स का, जो क्या कहलाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक हो गया। आपके पास नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन देखें ना, इसमें मिक्स एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे। कुछ में हमने पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगल के बारे में और कुछ में हमने फ्यूगल के बारे में पढ़ना है, और उसके अलावा कुछ इसकी एप्लीकेशंस होंगी, कुछ में लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। फर्स्ट वन इज़ बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, इसमें अब देखें हमें पता है कि जब आपके पास कोई कार शार्प टर्न लेती है एकदम से, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली उसके ऊपर एक्ट करती है, जिसकी वजह से एक कर्व ट्रैक में भी वो एक सर्कुलर मोशन में रहेगी। ठीक है, पूरी तरह से स्किड हुए बगैर आप देखेंगे कि जो उसका रेडियस सर्कुलर ट्रैक पे होगा वो उसको एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बेसिकली जब फ्रिक्शन होती है ना, एक रगड़ की कुव्वत होती है उस गाड़ी के टायर में और जो रोड होती है उसमें, उसकी वजह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस बॉडी पे एक्ट करती है जो उसको एक सर्कुलर मोशन के अंदर रखेगी। लेकिन जो कार है वो स्किडिंग का अगर फंक्शन शो करती है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ना टायर और रोड के दरमियान, वो सफिशिएंट नहीं होगी। और ऐसा केस तब होता है, देखें जब बारिश हुई होती है, सड़कें गीली होती हैं, ऐसे केस में जब एकदम से कोई शार्प टर्न लेती हैं आपके पास जो भी व्हीकल, अगर हम कार की यहाँ बात कर रहे हैं, आप कार ले लेते हैं, तो ऐसे में स्किडिंग का केस होता है। उसकी वजह यह होती है कि आपके पास जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो बहुत वीक होती है बॉडी पे। उसकी वजह यह होती है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो ड्राई स्मूथ रफ जो आपके पास सर्फेसिज होती हैं उनमें ज़्यादा प्रोड्यूस होती है निस्बतन वेट रोड्स के, वेट ग्राउंड्स के, वेट सर्फेसिज के। तो बारिश के केस में निस्बतन जो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा इस काम के लिए फिर हम ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड से करते हैं। जब बैंकिंग होती है इसका मतलब होता है जो आउटर एज होते हैं ना रोड के, वो रेज हो जाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे आपको ऐसा लगता है कि एक तरफ से बिल्कुल टर्न हो जाती है गाड़ी और एक तरफ से बिल्कुल राउंड शेप में आपको फील होती है। लेकिन बेसिकली होता कुछ यूँ है कि आपको ऐसा मतलब आपको आप फील कर रहे होते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से एक तरफ गिर गई है या मुड़ गई है। ठीक है, हम बस इस केस को इस तरीके से लेते हैं, जो आउटर एज होता है रोड का वो रेज हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं ना, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक पे साइड पे एक फ़िगर देखेंगे, उसमें यह स्केच बना के दिखाया उन्होंने आपको, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आउटर एज होता है कर्व्ड रोड का वो बेसिकली एलिवेटिंग रखा जाता है, यानी थोड़ा सा उभरा हुआ, और जो आपके पास इनर एज होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरह का पार्ट होता है, आप खुद से नहीं उसको कर रहे होते। ठीक है, उसके बाद जब बैंकिंग होती है बेसिकली वो क्या करती है, जो आपके पास व्हीकल का वेट होता है उसको एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है जब वो टर्निंग की कंडीशन, एकदम से जब कोई शार्प टर्न लेना पड़े, मुड़ना पड़े कोने से। तो बेसिकली जो बैंकिंग ऑफ रोड होती है उसकी वजह से फिर स्किडिंग का केस जो होता है वो कम हो जाता है और आप सेफली ड्राइव कर सकते हैं। और दूसरे केस में आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप इसी तरीके से बात कर लेते हैं कि आप मूव करवा लेते हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपके पास बारिश की शक्ल में हो जाता है, तो अमूमन आप सड़कों पर देखते हैं तो आपके पास वो इसी तरीके से होती हैं। स्पेशली अगर आपका माउंटेनियस एरिया होता है, ठीक है, आप वहाँ पे देखते हैं उसके आप इर्द गिर्द जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पे ये मोटरवे वगैरह पे जब आप करते हैं ट्रैवल, तो वहाँ पे ऐसा केस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो आपके पास आउटर एज होते हैं वो रेज होते हैं और इनर एज होते हैं वो निस्बतन उससे थोड़ा सा बॉटम लेवल पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यानी इसके अंदर हमने सारी बात कर ली इंपॉर्टेंस की किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स सेंटर मूव करवाता है, एक प्रॉपर सर्कुलर पाथ के अंदर रखता है। नेक्स्ट अब आपके पास जो बात है इंपॉर्टेंस है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की है, विच इज़ वॉशिंग मशीन, ड्रायर। सब इसको भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। वॉशिंग मशीन, ड्रायर बेसिकली क्या, आपके पास एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर आप धुले हुए कपड़ों को खुश्क कर लेते हैं। ठीक है, अब होता कुछ यूँ है कि बेसिकली जो ड्रायर होता है ना वॉशिंग मशीन का, उसके अंदर एक स्पिनर होता है बास्केट नुमा, कभी आप देखने की कोशिश कीजिएगा उसको खोल के, जिसके अंदर खामदार ना दीवार होती है, छोटे छोटे बहुत सारे सुराख होते हैं, एक सिलेंड्रिकल रोटर सा बना होता है, यानी बिल्कुल गोलाई की शक्ल में एक रोटर होता है जिसके इर्द गिर्द आप देखते हैं बहुत सारे सुराख होते हैं, जिसको हम बेसिकली स्पिनर कह रहे होते हैं ना, उसके इर्द गिर्द। तो होता कुछ यूँ है कि जो आपके पास लिड होता है सिलेंड्रिकल रोटर का, कंटेनर का, उसको आप बंद करते हैं, जब गीले कपड़े आप उसमें डालते हैं तो आप उसको बंद कर देते हैं रोटर को,
और जब वो पूरी तरह से स्पिन होता है और स्पिन होते हुए उसको कभी आप ऑब्ज़र्व करें, वो बहुत स्पीडली स्पिन होगा, घूमेगा। स्पिन का मतलब हरकत करना गोलाई की शक्ल में। जितना भी पानी होगा वो गीले कपड़ों से वो सारे का सारा बाहर की तरफ हरकत करेगा, और जो उसके इर्द गिर्द होल्स होंगे वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी कपड़े पूरी तरह खुश्क हो जाएंगे, वहाँ पानी जमा भी नहीं होगा। वो पानी किधर चला गया, वो जो इर्द गिर्द आपके पास परफोरेटेड वॉल्स थी ना, जिनके अंदर बहुत छोटे छोटे फाइन होल्स थे, वो उन सुराखों से पानी बाहर की तरफ चला जाता है। अब आपके माइंड में सीधी सी बात आ जानी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे ऑब्वियसली लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होती तो वो पानी बाहर जाने की बजाय इनवर्डली मूव करता, अंदर आता। अब वो सोर्स आपके पास जो वेट क्लॉथ से वहाँ से सारे का सारा पानी बाहर की तरफ चला गया, तो यहाँ पे जिस फोर्स की बात हमने की, इट मीन्स कि वो आपके पास आउटवर्डली एक्ट करेगी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो वो कौन सी फोर्स थी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर हो गया? लास्ट एंड थर्ड वन आपके पास जो है यहाँ पे एप्लीकेशन, वो है क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर भी आपके पास अब मशीन आती है जिसके थ्रू आप ये जो दूध के ऊपर मलाई नहीं होती क्रीम, जिसको हम मलाई भी कहते हैं, वो हम जो सेपरेट करते हैं बेसिकली वो जिस मशीन के थ्रू करते हैं, सेपरेटर होता है, उसका फंक्शन भी मिलता जुलता आपके पास ड्रायर से होता है। यानी इसके अंदर भी आप देखते हैं स्पिनर एक आपके पास होता है जो बेसिकली काम करता है। यानी जनरली जो आपके पास हाई स्पीड स्पिनर होता है ना, उसका इसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। जो ज़्यादा जदीद किस्म के प्लांट्स लगाए गए हैं ना, वो सेपरेट करते हैं ये जो फ़ैट कंटेंट्स होते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के, उनको। यानी ये जो आप कहते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल पे काम होता है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स या प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो बेसिकली जो सेपरेटर होता है उसके अंदर एक हाई स्पीड स्पिनर होता है जो कि उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स का प्रिंसिपल होता है। सेंट्रीफ्यूगल जैसे ऊपर अभी हमने बात की, इसके अंदर एक बाउल होता है जो बेसिकली स्पिन करता है बहुत तेज़ी से, और जितने भी हैवियर कंटेंट होते हैं ना मिल्क के अंदर, वो सारे के सारे बाहर की तरफ चले जाते हैं, और जितने भी लाइटर कंटेंट्स होते हैं वो सारे के सारे अंदर की तरफ आ जाते हैं। पहली बात तो आपको ये पता हो कि हैवियर लाइटर वेट जो कंटेंट्स की मैंने बात की बेसिकली वो क्या होते हैं। तो बेसिकली जो क्रीम या बटर फैट आपके पास होती है ना, जो उसकी सरफेस पे आ जाती है दूध की, वो बेसिकली आपके पास एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको हम लाइटर कंसीडर करते हैं। बाकी का जो आपके पास स्किम्ड मिल्क होता है वो अमूमन उस क्रीम की निस्बत डेंसर होता है, ज़्यादा वज़न का होता है, हैवियर होता है। ठीक हो गया? तो जैसे ऊपर अभी मैंने बात की कि जब वो स्पिन करेगा ना बॉल तेज़ी के साथ, तो जितना भी लाइटर पार्ट होगा वो सारे का सारा बाहर वाले हिस्सों की तरफ चला जाएगा, मतलब क्रीम सारी आउटवर्डली मूव कर जाएगी, और सारे का सारा जो बाकी का स्किम्ड मिल्क होगा वो आपके पास इनवर्ड मूव करेगा। तो फिर आप एक पाइप के थ्रू जितना भी आपके पास लाइटर पार्ट होता है उसको आप सेपरेट कर लेंगे। यानी कि आप डिपेंड करता है, आप क्रीम सेपरेटर की बात कर रहे हैं तो आप क्रीम सेपरेट कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग इसका फंक्शन लेते हैं। यानी कि ये इसके अंदर भी चूँकि आउटवर्डली मूव कर गई सारी क्रीम जिसको आपने सेपरेट करना था अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी हमने बात की किसकी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इजी सा लेक्चर था, इसकी अभी आपके पास एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं है, यहीं तक आपके पास ये टॉपिक था स्टूडेंट्स। मैं इसमें आपको थोड़ा सा दोबारा बता दूं कि स्टार्ट से लेकर आप लोगों को मैंने जैसा कि बताया हुआ है वहाँ पे सिलेबस में भी आपने पीछे से सिर्फ प्रिपेयर करना था। फर्स्ट केस तक आपके पास ये था ना, मोशन ऑफ बॉडीज़ अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, यानी फर्स्ट केस जो आपने पढ़ा था वहाँ तक। उधर से आगे आपने आ जाना है सेंट्रीपिटल फोर्स, वहाँ से लेकर एंड तक यानी क्रीम सेपरेटर तक। ये आपका इस फुल चैप्टर का सिलेबस है। जो सेंट्रल टॉपिक हमने स्किप किए हैं वो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप लोगों का सिलेबस एंड होता है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सिलेबस के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।